नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। विधानसभा के अंदर बाल विकास विभाग की एक वर्चुअल बैठक चल रही है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री रेखा आर्य कर रही हैं विभागीय योजनाओं की समीक्षा और बैठक में विभागीय अधिकारियों से विकास कार्यों पर समीक्षा चल रही है। विभिन्न जिलों से बाल विकास एवं महिला कल्याण के अधिकारी जुड़े हैं और कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वर्चुअल बैठकों पर जोर दिया जा रहा है। तो ऐसे में बैठक में विभागीय अधिकारियों से विकास कार्यों पर समीक्षा चल रही है। विभिन्न जिलों से बाल विकास एवं महिला कल्याण के अधिकारी जुड़े हुए हैं। बैठक में विभागीय अधिकारियों से समीक्षा चल रही है। तमाम जिलों से यहां पर अधिकारी जुड़े हुए हैं जो कि लगातार यहां पर जानकारियां दे रही हैं। तो समीक्षा बैठक ये है और बाल विकास विभाग की ये बैठक चल रही है जिसमें राज्य मंत्री रेखा आर्य इस वक्त इस पूरी बैठक की समीक्षा कर रही है। तो विभिन्न जिलों से यहां पर अधिकारी भी जुड़े हैं। बैठक में विभागीय अधिकारियों से तमाम जानकारियां भी ली जा रही हैं। तो विभिन्न जिलों से बाल विकास एवं महिला कल्याण से जुड़े तमाम योजनाओं पर तमाम बातों पर जानकारियां ली जा रही हैं। राज्य मंत्री रेखा आर्य इस विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रही हैं। तो जो लगातार बाल विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको लेकर यहां पर समीक्षा की जा रही है कि अब तक ग्राउंड पर कितना काम हुआ, किस तरीके से सक्रिय यहां पर तमाम अधिकारी हैं। तो इसकी जानकारी और इसकी समीक्षा करती नजर आ रही हैं राज्य मंत्री रेखा आर्य। इस वक्त ये बैठक चल रही है विधानसभा के अंदर। बाल विकास विभाग की वर्चुअल बैठक चल रही है। तमाम जिलों से यहां पर जो अधिकारी हैं वो सीधे वर्चुअली जुड़ पा रहे हैं और राज्य मंत्री रेखा आर्य उनसे वर्चुअली जुड़कर तमाम फैसलों की योजनाओं की समीक्षा कर रही हैं। तो विभिन्न जिलों से बाल विकास एवं महिला कल्याण के अधिकारी जुड़े हुए हैं और कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वर्चुअल बैठकों पर जोर दिया जा रहा है। बैठक में विभागीय अधिकारी जुड़े हुए हैं और आपको बता दें कि विधानसभा में बाल विकास विभाग की यह वर्चुअल बैठक चल रही है। राज्य मंत्री रेखा आर्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रही हैं। रेजिडेंट एडिटर फहीम तनहा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फहीम, इस वक्त एक बैठक चल रही है बाल विकास और महिला सशक्तिकरण को लेकर, जो तमाम योजनाएं उसको लेकर क्या जानकारी इसके विषय में? बिल्कुल तुषार, देखिए ये मंत्री रेखा आर्य की बैठक हो रही है और इसमें कई योजनाएं हैं बाल कल्याण और महिला कल्याण को लेकर के। उन योजनाओं की समीक्षा की जा रही है क्योंकि कोरोना काल में फिजिकली अधिकारियों को बुलाने को लेकर के, बैठक करने को लेकर सीएम के भी हिदायत है कि कम से कम की जाए। तो लिहाजा वर्चुअल यानी तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ये बैठकें की जा रही हैं। और बाल विकास पोषण को लेकर के केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा भी काफी समय से नहीं हुई थी, इसको लेकर के बैठक की जा रही है। उसमें एजेंडे में केंद्रीय योजनाएं और फिर राज्य सरकार की योजनाएं महिला कल्याण बाल विकास को लेकर के हैं। इन मुद्दों पर मंत्री रेखा आर्य फीडबैक ले रही हैं अधिकारियों से एक एक करके, और लगभग सभी जिलों से अधिकारी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए हैं। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन की शुरुआत हुई है। उत्तराखंड में आज से कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन की शुरुआत की गई। पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने नैनीताल जिले से इसकी शुरुआत की। कांग्रेस भवन से प्रीतम सिंह ने नैनीताल जिले से वर्चुअल सम्मेलन का शुभारंभ किया। कांग्रेस का वर्चुअल सम्मेलन जिलेवार समीक्षा के तौर पर आयोजित होगा। राज्य के सभी 13 जिलों में आयोजित होंगे कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन और बीजेपी सरकार की नीतियों पर कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन में चर्चा होगी। आज हुई शुरुआत में मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। तो कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन की शुरुआत हुई है। राज्य के सभी 13 जिलों में आयोजित हुए वर्चुअल सम्मेलन और इन वर्चुअल सम्मेलन के जरिए ग्राउंड पर स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर चर्चा है। तो आज हुई शुरुआत में मुख्यालय के अंदर प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन की शुरुआत हुई है। उत्तराखंड में आज से कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड में आज से कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन की शुरुआत में तमाम लोगों से जुड़ा गया। तमाम जिलेवार तरीके से यहाँ जो जिले के पदाधिकारी हैं उन सभी से जुड़ा गया।
तो वर्चुअल तरीके से जुड़कर यहां पर स्थिति को समझा जा रहा है। तो कांग्रेस का वर्चुअल सम्मेलन जिलेवार तरीके से चलता रहा है और ऐसे में आज यहां पर कांग्रेस के इस वर्चुअल सम्मेलन के अंदर उत्तराखंड में बातचीत की जा रही है। जिलावार तरीके से कांग्रेस की स्थिति को कैसे ग्राउंड पर मजबूत किया जाए, इसको लेकर चर्चा खासतौर से है। पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने ये वर्चुअल सम्मेलन किया। कांग्रेस भवन से प्रीतम सिंह ने नैनीताल जिले से बात की है और कांग्रेस का वर्चुअल सम्मेलन जिलेवार समीक्षा के तौर पर आयोजित हो रहा है। फिलहाल राज्य के सभी 13 जिलों में आयोजित होंगे कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन। तो प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने यहां पर नैनीताल जिले के तमाम पदाधिकारियों से आज बातचीत भी की है। तो वहीं विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है। यमुनोत्री विधायक हैं केदार सिंह रावत और उनको जान से मारने की धमकी दी गई। नेहरू कॉलोनी थाने में आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया गया मुकदमा। विधायक ने फोन पर धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। विधायक की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धमकी देने वाला पेशे से डॉक्टर है। बताया जा रहा है कि देहरादून के अजबपुर कलां क्षेत्र का रहने वाला है धमकी देने वाला डॉक्टर। तो विधायक ने फोन पर धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। विधायक की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो धमकी देने वाला पेशे से डॉक्टर बताया जा रहा है। देहरादून के अजबपुर कलां क्षेत्र का रहने वाला है धमकी देने वाला डॉक्टर और ऐसे में विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है। यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत को जान से मारने की धमकी दी गई है। नेहरू कॉलोनी थाने में आरोपी ने के खिलाफ यहां पर मुकदमा दर्ज कराया गया। विधायक ने फोन पर धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई। तो हमारे साथ यमुनोत्री के विधायक केदार सिंह लाइन पर जुड़ गए हैं। केदार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। धन्यवाद, नमस्कार सर। आपके पास एक फोन कॉल आया जिस पर आपको जान से मारने की धमकी दी गई। सर, क्या कुछ कहा गया फोन कॉल पर और आपको किस पर शक है? नहीं, शक नहीं है, वो तो ट्रू कॉलर में भी आ गया था। फिर बाद में मैंने पता भी करवा लिया था। तो यही देहरादून में कोई रेडियोलॉजिस्ट हैं जो अपने सेंटर चलाते हैं, उसका रेडियो डायग्नोसिस का, अल्ट्रासाउंड का। तो वो डॉक्टर त्यागी हैं जी। तो वैसे ही पहले तो कहने लगे एसएसपी मेरा फोन नहीं उठा रहे। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं और आपको समस्या क्या है, आप समस्या बता दीजिए। तो अचानक कहने लगे मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। मैंने कहा भाई पाकिस्तान से बोल रहे हो तो फिर पाकिस्तान वालों से बात करो, हमसे बात करने की क्या जरूरत है। तो इतने में जो है वो अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। तो मैंने कहा भाई लगता है आप कोई साइकिक पेशेंट हैं या क्या हैं, इस तरह से बोल रहे हैं। तो मैंने काट दिया। फिर दोबारा फोन आता है तो गाली गलौज, धमकी भी और नाम लेकर के बोल रहा है कि भाई केदार सिंह तुम कहाँ हो, विधायक निवास में हो कि उत्तरकाशी में हो, कहाँ हो तुम? मैं वहीं आता हूँ। मैंने कहा यार जो है काट के फिर बार बार जब फोन करने लग गया तो मुझे मजबूरी से जो है अपने वो निजी सहायक से जो है वो करवानी पड़ी जी, रिपोर्ट करवानी पड़ी। अच्छा, अभी तक आपने जो शिकायत दर्ज कराई है उस पर कोई कार्रवाई हुई है इस डॉक्टर को, क्या जो पेशे से डॉक्टर बताया जा रहा है और आपने भी जानकारी? एफआईआर लॉज हो गई। अब पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कर रही है, बहुत तेजी से कर रही है। ठीक है सर, साथ ही साथ फोन कॉल पर जिस बात से आपने बताया, क्या इससे पहले आपका कोई विवाद रहा इस शख्स से? ना कोई मतलब नहीं, जानता भी नहीं, ना विवाद होने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो इस तरह की कॉल जो है पहली बार जीवन में आई है, राजनीतिक जीवन में लगभग 40 वर्ष के। तो पहले तो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो यमुनोत्री से विधायक केदार सिंह रावत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनको जान से मारने की धमकी फोन कॉल पर दी गई थी। की बात है, जिनमें
लगभग 3:10 की किसी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा जी मैं एसएसपी से बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन एसएसपी जो है मेरा फ़ोन नहीं उठा। मैंने कहा भैया आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और आपको समस्या क्या है, आप मुझे बता दीजिए, चलिए एसपी से मैं बात करूँगा। नहीं, कहने लगे नहीं हो एसएसपी को आप बोलो कि फ़ोन उठा लें। मैंने भैया आप कौन बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर त्यागी बोल रहा हूँ। मैंने आप कहाँ से बोल रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी अभी कुछ मैंने भाई पाकिस्तान से बोल रहे हो तो पाकिस्तान वालों से बात करो। तो इतने में जो है उसने फ़ोन काट दिया। फिर लगभग 2 मिनट बाद फिर फ़ोन आ गया। तो फ़ोन आते ही जो है फिर अपशब्द का प्रयोग करने लग गया और ये कहने लग गया कि भाई आप कहाँ, नाम लेकर के कहने लग गया कि केदार तुम कहाँ पे हो, मैं जो हूँ विधायक निवास में हो, बड़कोट में हो या उत्तरकाशी में हो, मैं वहीं आप आकर के तुम्हें ठीक करता हूँ। और इस तरह से धमकी देने लग गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिनेशपुर से खबर है, जहां पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने भूमि पूजन किया। दुर्गा पूजा मंदिर का पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए यह भूमि पूजन किया गया। मंदिर परिसर में ईंट रखकर नया मंदिर बनाने की शुरुआत की गई। 58,60,000 रुपए का भव्य मंदिर बनाए जाने के लिए सौगात दी गई है। क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी नहीं रखी जाएगी, अरविंद पांडे की तरफ से कहा गया। तो 58,60,000 रुपए का भव्य मंदिर बनाए जाने की सौगात है और ऐसे में भूमि पूजन किया गया। ईंट रखकर तमाम वैदिक मंत्रों के साथ भूमि पूजन कर दिया गया है। फिलहाल अब मंदिर बनने की शुरुआत हो गई है, तो भव्य दुर्गा मंदिर यहां बनाया जाएगा। हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को इस ऐतिहासिक क्षण की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आज वर्षों से कई पीढ़ियों की जो तपस्या थी आज समाप्त हुई और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास किया। उसकी आम जनमानस को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। और मैं अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। आज दिनेशपुर में भी हमारे दुर्गा मंदिर जो ऐतिहासिक मंदिर है, इसका भी नवनिर्माण किया जा रहा है। तो आज इसका भी शिलान्यास हुआ और दुर्गा पूजा कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया और कई वर्षों से इनकी मांग थी कि हमको कुछ ना कुछ उत्तराखंड गवर्नमेंट से कुछ आर्थिक सहायता मिले ताकि भव्य मंदिर का निर्माण हम कर सकें। मैं इस ऐतिहासिक क्षण पर मैं अपने सरकार के मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनसे मैंने एक ही क्षण में कहा और उन्होंने 59 लाख रुपये लगभग उन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए स्वीकृत किया। मैं यहाँ की जनता की सबकी एक अपेक्षा थी कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बने। लोगों को पता ही नहीं था कि वहाँ पर जो है एक ढांचा खड़ा हुआ है। भगवान राम जो है वो जेल में बंद है। जब हम लोग जनता के बीच में गए, लोगों को बताया, लोगों के अंदर आक्रोश हुआ और जिसका परिणाम हुआ कि लंबा संघर्ष किया गया लेकिन ढांचा नहीं हटाया गया और आक्रोश के कारण से 6 दिसंबर को ढांचा जो है वो हटा दिया गया। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि उस ढांचे के नीचे जो अवशेष थे वो मंदिर के अवशेष थे। सुप्रीम कोर्ट को पता चला उन अवशेषों को देखकर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। कोरोना से पीड़ित लालकुआं कोतवाली का स्टाफ आखिरकार ठीक होकर अपने घर लौट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि 30 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी कोरोना वायरस की चपेट में आए थे और सभी का इलाज भी चल रहा है और कई दिनों तक कोतवाली का गेट बंद रहा। अंदर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। तमाम लोगों को कोतवाली के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में आज सारा स्टाफ ठीक होकर अपनी ड्यूटी पर वापस आ चुका है और फरियादियों की बातें भी सुनी जा रही हैं। बहुत अच्छा लगा है कि हम लोग भी चपेट में आ गए थे। अब काम के सिलसिले में बाहर जाना ही पड़ता है। अब किस वजह से आए कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी कर्मचारी और मैं खुद कोरोना वायरस की चपेट में आ गया था। लेकिन अब जो है हम लोग वहाँ से वापस आ गए हैं। अपना पूरा गेट पूरा काट के हम लोग सब लोग स्वस्थ हैं और पहले की तरह ही ड्यूटी करें। तो वहीं सितारगंज से बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा को कोरोना हुआ है। आपको बता दें कि इसी हफ्ते सितारगंज से दिल्ली गए सौरभ बहुगुणा का दिल्ली में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। परिवार से मिलने सितारगंज से दिल्ली गए थे बीजेपी विधायक और ऐसे में सौरभ बहुगुणा पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बहुगुणा दिल्ली पहुंचे थे परिवार से मिलने के लिए और अभी जो जानकारी मिल रही वो ये है कि सौरभ बहुगुणा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। परिवार से मिलने के लिए सितारगंज से दिल्ली पहुंचे थे और ऐसे में दिल्ली में जब कोरोना टेस्ट उनका किया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो फिलहाल सौरभ बहुगुणा ने अपनी जानकारी ये
पोस्ट कर फेसबुक पर दी है और उन्होंने बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, फिलहाल आइसोलेटेड हैं और ठीक हैं। तो वहीं शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, उसी को लेकर आज विकास नगर जीवनगढ़ बाईपास रोड पर ब्लॉक प्रमुख सरदार जसविंदर सिंह ने किया द ओल्ड मसाज जिम का उद्घाटन। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि जीवनगढ़ क्षेत्र के युवा आजकल नशे की लत से परेशान हैं, इसी को रोकने के लिए आज जीवनगढ़ में स्पेशल जिम खोला गया है। देखिए, आज के इस दौर में जो युवाओं को नई अपनी पहचान बनाने का एक मौका मिलता है, इसके लिए आज जीवनगढ़ में एक ओल्ड मसल जिम के नाम से जिम का उद्घाटन किया गया। मैं यहाँ के इनके जिम के आयोजक जो हैं उनको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। कोविड के इस दौर में आदमी स्वस्थ रहे, हमारा जो पौराणिक सिस्टम है उसी के तहत ये जिम आज न है। पहले इसको जिम खाना वैसे बोलते थे, पहलवान लोग पहलवानी किया करते थे और भारत की जो परंपरा है कि हम स्वस्थ रहेंगे तभी दूसरे को भी सुरक्षित और स्वस्थ रहने में सहयोग करेंगे। मैं ये संदेशा देना चाहता हूँ, ये युवाओं के लिए खोला गया है। जो युवा हमारे नशा कर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो आए जिम में, अच्छी सेहत बनाएं। मैं उनके लिए थोड़ा वो कर रहा हूँ। जो बच्चों के मम्मी पापा हैं वो अपने मम्मी पापा को बच्चों को यहाँ भेजें, उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ सब कुछ। तो वहीं कोविड मरीजों के इलाज में एक और कदम बढ़ाते हुए एम्स ऋषिकेश में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड में इस थेरेपी को शुरू करने वाला एम्स राज्य का पहला स्वास्थ्य संस्थान है। ये थेरेपी कोविड संक्रमित मरीजों की जीवन रक्षा करने में विशेष मददगार साबित होगा। कोविड-19 के लिए इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी विधि विशेष कारगर सिद्ध हो रही है। इसी विधि से इलाज की सुविधा अब एम्स ऋषिकेश में भी उपलब्ध है। एम्स में भर्ती कोविड मरीजों के इलाज करने में अब और ज्यादा आसानी होगी। तो एम्स संस्थान बना उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा डोनेट सेंटर और एम्स संस्थान उत्तराखंड के अंदर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सबसे उपयुक्त जगह बनी है। फिलहाल एम्स ऋषिकेश में अब प्लाज्मा डोनेट भी किया जा सकता है और प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है कोविड के मरीजों के लिए। तो कोविड मरीजों के इलाज में एम्स ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए प्लाज्मा थेरेपी को अपने यहाँ लागू किया है। आपको बता दें कि प्लाज्मा को लेकर तमाम दूसरे राज्यों में लगातार ट्रायल हुए और उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि रिकवरी रेट बेहतर हुई। ऐसे में क्रिटिकल कोविड पेशेंट्स को रिकवर करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी काफी हद तक कारगर साबित हुई है। तो वहीं ऋषिकेश के नगर निगम में शामिल हुए नए क्षेत्रों की सड़कें और नालियां जल्द ही दुरुस्त दिखाई देंगी। नगर निगम की मेयर अनीता मंगाई ने बापूग्राम स्थित निगम के सहायक कार्यालय में 3.5 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर दिया है। आपको बता दें कि बापूग्राम, शिवाजी नगर, मीरानगर सहित अन्य कई क्षेत्रों में योजनाओं के तहत सड़कें और नालियां बनकर तैयार हो चुकी हैं, जबकि कुछ सड़कें और नालियों का काम अब शुरू किया जा रहा है। मेयर ने दावा किया कि क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता में है, जिसके लिए वो लगातार प्रयास कर रही हैं। मौके पर योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने पर स्थानीय लोगों ने मेयर का फूल मालाओं से स्वागत और अभिनंदन किया। जो अधिकतर पूरे कार्यक्रम में से लोकार्पण है, वो काम मौके पर अधिकतर हो गए हैं 90%। और इनको जो आज लोकार्पण हुआ, माननीय महापौर महोदय ने इसका लोकार्पण किया गया। और यहाँ पर जितनी शिलाएँ हैं, तो जहाँ जहाँ जो स्थल उनके हैं, तो वहाँ पर हम उसको चस्पा कर देंगे। और ये जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में जुड़ा हुआ, नगर निगम में जुड़ा हुआ, ये इन क्षेत्रों का है। हम चाहते हैं कि इसी तरह जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा शहरी क्षेत्र में जुड़ा हुआ, वहाँ को हम सुंदर बनाएं, वहाँ के विकास कार्यों को हम आगे। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़ गए हैं। संजय, सड़कों की, नालियों की जो स्थिति है अब इस योजनाओं से, क्योंकि 3.5 करोड़ रुपए की ये योजना है, किस तरीके से ऋषिकेश चमकता नजर आएगा? जी हाँ, यहाँ पर जो पहले से नगर निगम जब से बना है उससे पहले से ही यहाँ स्थिति थोड़ा खराब थी, लेकिन यहाँ पर जब से निगम बना है तब से काम में थोड़ा तेजी आई है और जगह जगह सड़कें बन रही हैं। जो कुछ जगह नई सड़कें बनी हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र मिला था ऋषिकेश के नगर निगम में, वहाँ काम बहुत ज्यादा थे, तो वहाँ का काम भी मेयर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उनको किया है। और जितना भी क्षेत्र है
वहाँ नालियों के, सड़कों के और जो विकास कार्य रुके हुए थे वो सारे विकास कार्य जल्दी से जल्दी पूरे करने के निर्देश दिए और उनके लोकार्पण किया गया। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। अब बात करते हैं ऋषिकेश के। आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना के आधार पर श्यामपुर से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 100 पेटी शराब बरामद की गई। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने तस्करी में इस्तेमाल वाहन को भी कब्जे में ले लिया है और सीज कर दिया है। आरोपी की पहचान शुभम कश्यप निवासी श्यामपुर के तौर पर हुई। आबकारी निरीक्षक भरत प्रसाद ने बताया कि आरोपी को मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश कर दिया गया। वहीं ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने भी आईडीपीएल कैनाल गेट के पास चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो कार से 15 पेटी शराब बरामद की है। मौके पर वाहन को छोड़कर भाग रहे चालक को भी पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया। मामले में पुलिस ने चालक के खिलाफ शराब तस्करी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। तस्करी में प्रयुक्त वाहन को पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरीके से जानकारी मिली है कि आबकारी विभाग को एक बड़ी कामयाबी मिली, शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, क्या जानकारी है और अब तक कहां-कहां इसका नेटवर्क फैला हुआ है? जी हाँ, यहाँ पर क्योंकि ऋषिकेश तीर्थ नगरी और ये एरिया ड्राई एरिया है और यहाँ पे शराब प्रतिबंधित है, लेकिन यहाँ पर भी शराब पकड़ी जाती है या तो दूसरे स्टेट से होती है या फिर यहाँ से लेकर पहाड़ों पे भेजी जाती है। जो प्रतिबंधित एरिया है वहां से शराब लेके जाना एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है और यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी से 100 पेटी शराब एक जगह पकड़ी गई और 15 पेटी शराब एक पकड़ा गई। आबकारी विभाग के साथ मिलकर उन्होंने ये जो शराब पकड़ी है उसमें एक स्कॉर्पियो भरकर जा रही थी, जिसको पुलिस ने किसी मुखबिर के हिसाब से उसको पकड़ा और उसमें से जितनी शराब मिली है वो सारी आबकारी विभाग में जमा कर दी गई। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई पुलिस लगातार शराब के ऊपर कर रही है उससे यहाँ पर शराब के कमर तोड़ दी गई है और जितनी भी शराब यहाँ से जाती है या पहाड़ों पे जाती है उसके लिए पुलिस बहुत मुस्तैद है और जगह जगह चेकिंग करके उनकी जो शराब है उसे जब्त करती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो 100 पेटी शराब यहां पर बरामद की गई है इस शराब तस्कर से और आसपास के कई जिलों में इसका नेटवर्क फैला हुआ था। फिलहाल उस वाहन को भी, इस गाड़ी को भी सीज कर दिया गया है जिस गाड़ी में ये शराब तस्करी की जाती थी। ये लगभग 4 लाख की शराब होगी और 100 पेटी में 50 पेटी RS, 50 पेटी APM शराब है, जो हमने जो है राजकीय प्राथमिक विद्यालय खदरी सकरी सी सड़क है, वहाँ से एक अशोका लीलैंड छोटा चौपहिया वाहन था, उसमें से तलाशी ली उसकी, उसमें से उसे बरामद हुआ और अभियुक्त को हमने हिरासत में लेकर उसको जेल भेजा गया और आगे की कार्रवाई उस पर